अस्सलाम वालेकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आप देख रहे हैं तारक इस्माइल सागर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और मैं हूं प्रोफेसर हाफिज़ खुर्रम इकबाल। यूनिवर्सिटी ऑफ सियालकोट के इंटरनेशनल रिलेशन डिपार्टमेंट में अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहा हूं। सबसे पहले हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आप अपना कीमती वक्त इस चैनल को दे रहे हैं। नाजरीन, आज हम जिस मौजू पे गुफ्तगू करने वाले हैं वो मौजू है तालिबान का, अफ़गानिस्तान का मौजू है। इस वक्त अफ़गानिस्तान की ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है, वहाँ पर क्या चल रहा है और दाइश किस तरह से अपने पर फैला रही है, दाइश किस तरह से तालिबान के लिए दर्द सर बनी हुई है, दाइश किस तरह से पे दर पे हमले कर रही है अफ़गानिस्तान के अंदर, दाइश के पीछे कौन है, इसको कौन गाइड कर रहा है, इसकी पीछे से फंडिंग कौन कर रहा है, और इसी के साथ अब तालिबान की दाइश को ख़त्म करने के लिए यानी कि उनकी काउंटर टेररिज्म पॉलिसी क्या होगी, कौन सा अब वो एक ऐसा लायहा अमल तैयार करेंगे कि जिस तरह तालिबान अब दाइश को ख़त्म कर सके, उनका नामो निशान वहाँ से मिटा सके। ये सारी बातें आपके सामने मैं अभी डिस्कस करूँगा। सबसे पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि दाइश ने एक महीने के अंदर 4 से 5 बड़े बड़े हमले किए अफ़गानिस्तान के ऊपर, और उसमें नमाज जुम्मा में उसने नमाजियों को शहीद किया है। एक जुम्मा में 40 से 46 नमाजियों को, उससे अगले जुम्मे में भी 50 के करीब नमाजियों को, और फिर उनकी जो आगे जो पेशकदमी है वो कल मिलिट्री हॉस्पिटल के ऊपर उन्होंने बहुत बड़ा एक अटैक किया है। 400 बिस्तरों के ऊपर मुश्तमिल जो सरदार दाऊद खां अस्पताल था, वहाँ गेट के ऊपर पहले खुदकुश धमाका किया, फिर सारे अंदर चले गए। अंदर जाके 5 से 6 उनके जंगजू थे जिन्होंने वार्ड्स के अंदर अटैक करना शुरू कर दिया और जो मरीज थे उनके ऊपर अंधाधुंध उन्होंने फायरिंग शुरू की। इसी असना में फिर जो मिलिट्री कमांडर हैं काबल के, उनका नाम है मौलवी हमदुल्ला, एक ऐसे बंदे कि जो काबल की पूरी जो बदरी फोर्स है उसके इंचार्ज भी थे और जिनके पास काबल की सिक्योरिटी भी थी। ये मौलवी हमदुल्ला जब वहाँ पर मामले को देखने के लिए मिलिट्री हॉस्पिटल के करीब पहुँचते हैं तो इनकी गाड़ी के ऊपर भी अंधाधुंध फायरिंग कर दी। ये हक्कानी नेटवर्क से ताल्लुक़ था इनका, और सदारती महल के अंदर सबसे पहले ये अपनी कुमक लेकर पहुँचे थे और इनकी वो तस्वीर पूरी दुनिया ने देखी कि जब ये अशरफ गनी की चेयर के ऊपर बैठे हुए हैं। तो मौलवी हमदुल्ला को फाते काबुल भी कहा जाता है, ऐसा बंदा कि जो बड़ा ही एक हाई रैंक का बंदा था, अहम ओहदा था उसका, और वो बड़ा एक अच्छा खासा मनसब था उसके पास तालिबान के अंदर। ऐसे बंदे को कल दाइश ने हमला करके तो शहीद कर दिया। अब हम देखते हैं कि मज़ीद इसमें अब तालिबान की पॉलिसी क्या होती है, या हम ये देखते हैं कि किस तरह से वो दाइश के ख़तरे से अब अपने आप को बाहर निकाल सकेंगे। दाइश के लिए तो सारी दुनिया जानती है कि अमेरिका इसको फंडिंग कर रहा है और इसके साथ इसको खड़ा करने में, इसकी पुष्ट पनाही में इंडिया का भी हाथ है। अब हम देखते हैं कि तालिबान इनको किस तरह से कंट्रोल करते हैं। मैं आपको पहले ये बताता चलूँ कि अफ़गानिस्तान की जो सूरत हाल थी वो बड़ी बेहतर सूरत हाल थी। अफ़गानिस्तान के अंदर तालिबान ने मनशियात को कंट्रोल करने के लिए एक जगह के ऊपर जब छापा मारा तो वहाँ पे सारे नशइयों को, जिनकी कसीर तादाद गोरे थे, और उनको वहाँ से पकड़ा और पकड़ के एक बहाली मरकज़ के अंदर ले गए। वहाँ पर उनकी ट्रीटमेंट शुरू कर दी। 45 दिन का प्रोसेस था। अब उन्होंने ये पूरे अफ़गानिस्तान में ऐलान किया है कि आइंदा कोई भी मनशियात की स्मगलिंग नहीं करेगा और ना कोई बिजनेस करेगा, ना ही इस्तेमाल करेगा। मनशियात के ऊपर सख्त किस्म के कवानीन उन्होंने बना दिए हैं। तालिबान के आने के बाद 97% जराइम अफ़गानिस्तान से ख़त्म हो गए हैं। आप ये देख लें, पहले अगवा बराए तवान बड़ा आम था, लेकिन इनके आने के बाद पहले ही एक वाक़या हुआ और फौरी तौर पे इन्होंने जो अगवा करने वाले बंदे थे उनको सरेआम चौक में लटका दिया। आप ये पीछे तस्वीर देख सकते हैं। तो इनको जब लटकाया तो उसके बाद अगवा बराए तावान का भी एक भी वाक़या रूनुमा नहीं हुआ। फिर हम मज़ीद अगर देखें तो तालिबान ने किस तरह से चोरी, डकैती, राहज़नी, इन सारी चीज़ों के ऊपर बड़ी जल्दी से काबू पा लिया। एक भी रेप का वाक़या तालिबान के दौर में नहीं हुआ। अगर हम इनके 1992 के जो हुकूमत है मुल्ला मोहम्मद उमर की क़यादत में उसको देखें या 1996 की हुकूमत को, तो हमें ये पता चलता है कि उस वक़्त भी जो जराइम की रेशो थी वो 97% तक रह गई थी कि कोई भी जुर्म नहीं होता था। 97% तक कंट्रोल हो चुका था। अब चूंकि अफ़गानिस्तान में हुकूमत भी बन चुकी है, दिन ब दिन वो बेहतरी की तरफ आ रहे हैं।
उन्होंने अपनी मईशत को बेहतर करने के लिए भी इकदाम किए हैं। जो बाहर की करेंसी है उसकी पाबंदी लगा दी है कि हमारे मुल्क में नहीं चलेगी, हम अपनी ही करेंसी को चलाएंगे और इसी को प्रमोट करेंगे। और इसके साथ उन्होंने मुख्तलिफ जगहों पे बड़े अच्छे मामला किए हैं। और अब जो गवर्नर तैनात हुए हैं उन गवर्नरों ने अपने असासे भी डिक्लेयर करना शुरू कर दिए हैं। आप अंदाज़ा करें, हरात के गवर्नर हैं मौलवी इस्लाम जार, उन्होंने अपने असासे डिक्लेयर कर दिए हैं। मसलन उन्होंने कहा जी मेरा 5 मरले का घर है और 4 एकड़ ज़मीन है जिसमें मेरे भाई और बेटे भी शरीक हैं। उन्होंने असासे डिक्लेयर कर दिए। हर गवर्नर, हर अहम ओहदेदार अपने अपने असासे डिक्लेयर कर रहा है। ये एक अच्छे मामलात थे जो अफगानिस्तान में चल रहे हैं और आइंदा भी इंशाल्लाह चलेंगे। लेकिन इसी असना में फिर दाइश का फितना यकदम सर उठाता है और उठा के तो तालिबान के ऊपर पे दर पे हमले करने शुरू कर देता है। अभी रिसेंटली जो उन्होंने मिलिट्री हॉस्पिटल के ऊपर और उनके मिलिट्री कमांडर जो मौलवी हमदुल्ला है इनके ऊपर जो अटैक किया, ये कोई मामूली बात नहीं है। ये इस पूरे खित्ते के लिए बड़ी परेशानी का सबब है, क्योंकि उन्होंने अपने एक बयान में ये भी कहा है कि आइंदा हम पाकिस्तान के ऊपर भी इस तरह के हमले करेंगे। हालांकि उनकी इतनी जुर्रत नहीं है। पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह पहले से बहुत ज़्यादा मजबूत है। पाकिस्तान की फोर्सेस बड़ी होशियार और तेज़ निगाह वाली हैं। वो किसी भी ऐसे फितने को यहाँ पर परवान नहीं चढ़ने देंगी, बल्कि शुरू ही नहीं होने देंगी। तो अगर मैं अफ़गानिस्तान की बात करूँ तो अफ़गानिस्तान के अंदर जो अब सूरत हाल है वो ये है कि इतना बेहतरीन जो उनका सिस्टम चल रहा था, हुकूमत इतनी बेहतरीन चल रही है, लेकिन इसके बाद दाइश जो अचानक आ गई और उसने आकर जो हमले किए हैं, अब जितने भी स्लीपर सेल थे काबुल के अंदर वो तो इन्होंने ख़त्म कर दिए तालिबान ने, किसके, दाइश के। लेकिन अब आगे वो एक ऐसी पॉलिसी बनाने वाले हैं कि जब ज़बीउल्लाह मुजाहिद से बात की तो उन्होंने कहा कि हम तो 50 मुल्कों को शिकस्त दे चुके हैं, दाइश तो बिल्कुल मामूली बात है हमारे लिए। हाँ, वक्त थोड़ा सा लगेगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि अभी हम अपने अंदरूनी मामलात को सुलझाने में लगे हुए हैं। अब दाइश के ख़ात्मे के लिए हम मज़ीद इक़दाम करेंगे। कुनड़, हिलमद और बदख्शां, बलख, ये सारे ऐसी जगह हैं, ऐसे बड़े बड़े शहर हैं कि जहाँ पर इनके मराकज़ हैं और इन मराकज़ के ऊपर अब वो अटैक करेंगे। इसके साथ उन्होंने मदरसों के अंदर भी जांच पड़ताल शुरू कर दी है। यानी अब हर तरह से वहाँ पर हर एक बंदे की भी निगरानी करेंगे और किसी भी किस्म का ऐसा फितना जो दोबारा से सर उठाने लगे उसको वो वहाँ पर उठाने नहीं देंगे। ये मौजूदा सूरत हाल है अफ़गानिस्तान की। अब यहाँ पर मैं दुनिया की मुनाफ़क़त आपके सामने रखना चाहता हूँ, यूरोप की मुनाफ़क़त आपके सामने रखना। वेस्टर्न कंट्रीज़ जो हर वक्त इंसानी हकूक़ की बात करते रहते हैं और इंसानी हकूक़ को पता नहीं उन्होंने क्या अपनी एक डिक्शनरी में उसकी तारीफ़ की हुई है। अफ़गानिस्तान के अंदर तो इंसानी हकूक़ बड़े ज़बरदस्त हैं। वहाँ पे किसी का अगवा नहीं हो रहा, वहाँ पे किसी औरत के साथ रेप नहीं हो रहा, वहाँ पे किसी बच्चे के साथ ज़्यादती नहीं हो रही, वहाँ पे चोरी नहीं है, डाका नहीं है, राहज़नी नहीं है, ये कत्ल गारतगरी नहीं है, अमन सुकून है, लोग वहाँ के खुश हैं और लोग अपनी तालिबान की हुकूमत से फ़िलहाल बड़े मुतमिन हैं। लेकिन तालिबान के इस हुकूमत को क्यों यूरोप तस्लीम नहीं कर रहा, क्यों बाकी ममालिक तस्लीम नहीं कर रहे? हालांकि किसी भी रियासत को तस्लीम करने के जो मेन 4 एलिमेंट्स हैं वो तो उनके पूरे हैं। आबादी भी है, इलाका भी है, हुकूमत भी बन गई है, सॉवरेनिटी भी उनकी हो गई है। तो अब क्यों ये यूरोप उनको तस्लीम नहीं कर रहा? हालांकि अगर हम यूरोप के अंदर देखें जो वो इंसानी हकूक़ को पामाल कर रहे हैं, इसी महीने अक्टूबर के महीने में एक बहुत बड़ी रिपोर्ट शाया होती है पूरी दुनिया में, लेकिन चूंकि सारी मीडिया उनका है, उनके कंट्रोल में है और इस रिपोर्ट को उन्होंने पब्लिश नहीं होने दिया। बड़ी कम एक माइनर सी रिपोर्ट जो है वो ऐसे चली है और इसको हाईलाइट ही नहीं होने दिया कि फ्रांसिस, जो पोप फ्रांसिस है, उसने इतराफ़ किया कि 2,16,000 बच्चों से 1947 से लेकर अब तक मौजूदा दौर तक 2,25,000 पादरी मुसलसल जिनसी ज़्यादती करते रहे हैं। इसी तरह उन्होंने कहा कि अगर इसमें चर्च के उसातिज़ा को भी शामिल किया जाए तो इनकी तादाद 3,30,000 हो जाती है। और पोप फ्रांसिस ने यूनाइटेड अरब इमारात के दौरे पे पहली दफ़ा ये इतराफ़ किया कि पादरियों ने जो रहबाएँ हैं उनके साथ भी ज़्यादती की है। यानी इस हद तक इंसानी हकूक़ को पामाल किया और उन्होंने कहा कि हमारे सर शर्म से झुक गए हैं, अखलाकियात की धज्जियाँ भी केरी गई हैं, लेकिन पूरी दुनिया में ये हाईलाइट ही नहीं हुआ। आप अमेरिका की मिसाल देख लें, हर मिनट बाद रेप हो रहा है, लेकिन 97% वहाँ पर रेपिस्ट जो है वो आज़ादाना घूम रहे हैं, उनको कोई कंट्रोल करने वाला नहीं है। फिलाडेल्फिया के अंदर अभी जो रिसेंटली वाक़या हुआ, ट्रेन के अंदर चलती औरत को
पहले काफ़ी देर तक वो बंदा हिरास करता रहा। उसके बाद उससे बड़ी सितम ज़रीफ़ी ये है कि जो साथ कुछ करीब लोग थे वो उसकी वीडियो बनाते रहे हैं बजाय उसको मना करने के, रोकने के, और फिर उसने रेप भी कर डाला। तो ये आम मामूल है। यूरोप के अंदर 55% ख़वातीन जो है वो जिनसी ज़्यादती का शिकार हो चुकी हैं। हिलरी क्लिंटन की मुशीर है हुमा आबिदीन, उसने अपनी किताब में भी इस बात का जिक्र किया है जो उसने लिखी है अ लाइफ इन मैनी वर्ल्ड। उसने कहा कि एक अमेरिकी सेनेटर ने मुझे अपने घर बुलाकर जिनसी ज़्यादती का निशाना बना डाला। तो ये मैं वाक़यात इसलिए कोट कर रहा हूँ कि यूरोप की कितनी मुनाफ़कत है कि वहाँ पर इंसानी हकूक़ को इतना ज़्यादा पामाल किया जा रहा है, लेकिन अफ़गानिस्तान की जब बात होती है तो हर बंदे के मुंह पे यही चढ़ा हुआ है कि अफ़गानिस्तान में इंसानी हकूक़ का ख्याल नहीं रखा जा रहा। तालिबान जो है वो इंसानी हकूक़ का ख्याल रखे, ख़वातीन को वो बाहर निकलने दें, ख़वातीन के लिए आज़ादी फराहम करें। हालांकि उनका अपना एक सिस्टम है और वो चल रहे हैं जिस तरह से ख़वातीन के साथ वो कोई किसी किस्म की ज़्यादती तो नहीं कर रहे कि जिसकी वजह से कोई उनको मुर्दे इल्ज़ाम ठहराया जाए। तो ये सारे मामलात हैं। ये मौजूदा सूरत हाल है अफ़गानिस्तान की कि वहाँ पर किस तरह से दाइश का फितना सर उठा रहा है और तालिबान अब दाइश के जो मेन मराकज़ हैं अब उनको ख़त्म करने के लिए अपनी तगोदो शुरू करेंगे। के साथ मैं अब आपको मज़ीद कश्मीर की सूरत हाल से भी आगाह करता चलूँ कि कश्मीर में मैंने पिछली वीडियो में जो बताया था कि पूंछ का एक वाक़या सरगर्म हुआ और पूंछ का महाज सरगर्म हुआ कि जिसके अंदर अभी 25वां-26वां दिन है कि मुजाहिदीन, कश्मीरी मुजाहिदीन पूंछ के जंगल में दाखिल हो गए और उन्होंने खूब इंडियन फोर्सेस की दरगद बना डाली। अब ये मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि पूंछ से आगे वो निकलना चाहते हैं, ये क्योंकि पीर पंजाल का पहाड़ी सिलसिला है, अब वो यहाँ पे क़याम नहीं करेंगे और वही हुआ। आज चौथा दिन है कि वो गुलमर्ग के जंगल के अंदर दाखिल हो चुके हैं। गुलमर्ग का जंगल एक ऐसा जंगल है, वो 180 स्क्वायर किलोमीटर लंबा जंगल है और वो इंतहाई घना जंगल है। दुनिया के जो घने जंगलात हैं उनमें से शुमार होता है गुलमर्ग का ये जंगल, और ये भी पीर पंजाल के पहाड़ी सिलसिले में वाक़या है। बारामूला डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पर ये वाक़या है। अब ये मैं आपको इसकी मज़ीद डिटेल बताता चलूँ कि इंडियन फोर्सेस के लिए, इंडिया के लिए गुलमर्ग कितनी अहमियत का हामिल है। गुलमर्ग एक ऐसी जगह है जहाँ पे बॉलीवुड की अक्सर फिल्मों की शूटिंग वहाँ पर रिकॉर्ड होती है और इसी तरह गुलमर्ग एक बहुत बड़ा सियाहती मरकज़ है। ये इतना खूबसूरत है कि पहले इसका नाम गोरेमर्ग था लेकिन बाद में इसका नाम गुलमर्ग रख दिया गया। यूरोप से भी ज़्यादा खूबसूरत ये इलाका है और ये इंतहाई एक दिलफरेब नज़ारे यहाँ पर पेश करता है। ऐसे इलाके के अंदर कश्मीरी मुजाहिदीन दाखिल हो गए हैं और उन्होंने 14-15 भारतीय फोर्सेस के जो जवान हैं उनको मार कर जंगल में छुप गए हैं। अब वो कितने हैं, 200 हैं, 300 हैं, 400 हैं, ये कोई उनकी तादाद का अभी तखमीना नहीं लगाया जा सकता। अभी रिसेंटली CRPF वहाँ पर तैनात की गई है। 2 महीने पहले जब गुलमर्ग में एक 100 फुट ऊंचा तिरंगा झंडा लहराया गया था इंडियन फोर्सेस की तरफ से, तब ये सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स है और इसका जो कंट्रोल है वो इसने संभाल लिया था। यानी इतनी सख्त जो पुलिस फोर्स है उसकी निगरानी के बावजूद मुजाहिदीन वहाँ पर दाखिल होने में कामयाब हो गए हैं। ये डायरेक्ट अमित शाह के अंडर काम कर रही है। पार्लियामेंट के स्पेशल ड्यूटी ग्रुप भी इसमें आते हैं और इसके अंदर बड़ी बटालियन है, यानी कमांडो बटालियन भी इसमें है, रैपिड एक्शन फोर्स भी इसमें शामिल है और इसकी तादाद 3,16,634 अफराद हैं। 520 अरब डॉलर इसका सालाना बजट है। यानी ये इतनी अहमियत की हामिल फोर्स है इंडियन फोर्सेस के लिए। इस फोर्स के बावजूद कश्मीरी मुजाहिदीन वहाँ पर दाखिल हो चुके हैं गुलमर्ग के अंदर और वो पे दर पे हमले कर रहे हैं इंडियन फोर्सेस के ऊपर। ये मैं ज़रूरी समझ रहा था आपको बताना, क्योंकि फिर इन्होंने कॉम्बिंग ऑपरेशन भी शुरू कर दिया। कॉम्बिंग ऑपरेशन क्या है, वहाँ पे सारी अलाइड फोर्सेस मिलकर और मल्टी इंटेलिजेंस एजेंसीज मिलकर कार्रवाई करती हैं और पूरे एरिए को वो क्लियर कर देते हैं। इसकी बेहतरीन जो मिसाल है वो ज़रबे अज़ब की है, जब पाकिस्तानी फोर्सेस ने ज़रबे अज़ब में सारे दहशतगर्दों का सिफाया कर दिया था। ये भी कॉम्बिंग ऑपरेशन का नतीजा था। तो वहाँ पर कॉम्बिंग ऑपरेशन भी शुरू हो गया है। अब हम देखते हैं कि मुजाहिदीन मजीद इसमें क्या आगे पेशकदमी करते हैं। मैंने पिछली वीडियो में भी ये बताया था कि उनका असल टारगेट होगा, जो अंदाज़ा लगाया जा रहा है वो होगा, ये सुरंग जो है जहाँ से इंडियन आर्मी की सारी सप्लाई जाती है उस सुरंग को ख़त्म करना, क्योंकि ये 24 फुट चौड़ाई की जो सुरंग है वहाँ से सारा माल इनका जम्मू से वादी जाता है। अगर ये सप्लाई लाइन काटती जाए तो इंडिया की फोर्सेज की वहाँ पे कमर टूट
जाती है। अब ये इतना हाईलाइट भी नहीं हुआ इशू, भला हो इंडियन क्रिकेट टीम का कि जिसने वहाँ पर शिकस्त खाकर दुबई में T20 वर्ल्ड कप में और अपनी सारी आवाम की तवज्जो अपनी तरफ मबजूल की हुई है, और मीडिया भी सारा इंडियन क्रिकेट टीम के पीछे पड़ा हुआ है। वो अब गुलमर्ग के वाक़े को हाईलाइट नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि उनका ख्याल ये है कि अगर गुलमर्ग का वाक़या भी हाईलाइट हो गया तो हमारी सारी आवाम जो है वो तो उठ खड़ी होगी, कहेंगे पहले तुम लोगों ने नाकामी तुम्हारी सामने आ रही है पूंछ के जंगल में, और अब दूसरी तरफ तुम लोग गुलमर्ग के महाज के ऊपर भी नाकाम हो गए हो। ये एक बहुत बड़ा इशू है कि जिसको अभी तक इंडियन मीडिया भी छुपा रहा है और इतना इसको हाईलाइट नहीं किया गया। बहरहाल मुजाहिदीन अभी वहाँ पर हैं और ये कितने दिन आगे कार्रवाई चलती है ये भी हम आपको मज़ीद इसमें अपडेट करते रहेंगे। अफ़गानिस्तान की सूरत हाल और कश्मीर की जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है ये मैंने आपके सामने रख दी है। आइंदा भी इंशाल्लाह आपको मज़ीद इसमें अपडेट करते रहेंगे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। नाज़रीन कराम, दरख्वास्त है कुरान और नमाज को तर्जुमे के साथ जानिए। सच के सफ़र में हमारा साथ दिया, आपका शुक्रिया।